जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज हम लोग हिंदी के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे बिहार बोर्ड 2024 के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी अति आवश्यक है। उसके पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ी बता दें कि आज सुबह के ही क्लास में आपके हिंदी सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दे दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया था कि पदखंड और गद्यखंड की क्लास होगी। पदखंड और गद्यखंड की क्लास होगी। आपको बता दें कि आपके ट्वेल्थ के हिंदी बुक जिसका नाम दिगंत है, उसमें कुल 13 पाठ गद्यखंड का है और 13 पाठ काव्यखंड का है। आपको बता दें कि आपके काव्यखंड का अलग क्लास होगा और गद्यखंड का अलग। लगभग 5 से 6 दिन में आपका गद्यखंड समाप्त कर दिया जाएगा और पदखंड भी 5 से 6 दिन में समाप्त कर दिया जाएगा। इस क्लास में केवल आपको वही प्रश्न मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में 80 से 90% प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। तो आप लोग हमारे क्लास में अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और सभी प्रश्नों के ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी बहुत कुछ आपको आगे क्लास में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के जो लेखक है वो कौन है? तो आपको बता दें कि बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट याद में रखिएगा। ठीक है, सभी प्रश्नों को आप लोग याद करते चलिएगा। हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे अपने प्रश्न की तरफ। सबसे पहले चलिए पहला प्रश्न हमारा हो गया। दूसरा प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? तो बेनी प्रसाद भट्ट है। क्या नाम है उनके पिता का नाम? बेनी प्रसाद भट्ट है। वो पेशे से क्या थे? अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न में कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी जो थे वो पेशे से क्या थे, तो व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न में दिया हुआ, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? यानी बालकृष्ण भट्ट जो थे उनका जन्म कब हुआ था? जन्म पूछ रहा है तो उनका जन्म आपको बता दें कि 23 जून 1844 को हुआ था। 23 जून 1844 को हुआ था। कितना हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये भी प्रश्न को समझ गए हैं। ये प्रश्नों को सभी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ये बोर्ड एग्जाम में देखने को ऐसे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो रचित है बातचीत वो हमारा क्या है? कहानी है कि ललित निबंध की सब कविता है, किस तरह से क्या है? तो यानी हमारे क्या है? ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? हमारा ललित निबंध है। समझ गए लोग? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के निबंधकार है? तो आपको बता दें कि भारतेंदु युग के है। कौन सी युग के? भारतेंदु युग के। ध्यान में रहिएगा। ठीक है, भारतेंदु युग कीजिएगा। दूसरा कोई ऑप्शन होगा तो इसमें क्लिक नहीं किया। अगर भारतेंदु युग न दिया हो, केवल आधुनिक युग दिया हो तो भी आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रहे, अगर आधुनिक काल भी दिया हो और भारतेंदु युग भी दिया हो, यानी दोनों आपको ऑप्शन में रहेगा, तो आपको क्या ऑप्शन टिक करना है? तो भारतेंदु युग। कौन सा ऑप्शन टिक करना है? भारतेंदु युग। आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो ये हमारे बालकृष्ण भट्ट की। किनकी? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। ठीक है, देखिए समझिएगा ध्यान से। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। कैसे? तो कैसे निकल जाता है? तो आपको बता दें कि बातचीत के जरिए। बालकृष्ण भट्ट द्वारा बातचीत कहानी निबंध में बताया गया है कि बातचीत के जरिए जो है हमारे बाद जो है मवाद या धुआं जमा रहता है जो बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि जैसा काम वैसा परिणाम। आज भी हम लोग ऐसी बातें कभी कभी बोल देते हैं। ठीक है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? जैसा सिचुएशन है तो हम लोग वैसा बोलते हैं कि जैसा काम वैसा परिणाम। ठीक है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? इसमें पूछ रहा है कि आपको बता दें कि किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित प्रश्न है। कौन? तो जैसा काम वैसा परिणाम। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये प्रश्न को अच्छे से समझ रहे हैं और आगे भी समझते जाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग सभी प्रश्नों के ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कभी अति आवश्यक प्रश्न है। आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को ऐसे प्रश्न बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, आपको शुरू में बता दिया गया है कि 80 से 90% प्रश्न आपको यहीं से रहेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है हमारा कि संवाद सबसे
महत्वपूर्ण क्या है? संवाद सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता, ये हमारी आत्मीयता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप निकाला था। कौन सा पत्र निकाला था? मासिक पत्र, तो हिंदी प्रदीप। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं केवल प्रदीप भी दे दिया होगा तो आप लोग इसको टिक कर दीजिएगा। अगर हिंदी प्रदीप दिया होगा एक साथ तो आपको हिंदी प्रदीप करना है। बाई चांस कहीं आपको देखने को मिलेगा केवल एक, ठीक है, लेकिन आपको हम बता दें कि हिंदी प्रदीप 7 महीने में मिलेगा। अगर आपको प्रदीप भी मिल जाए तो उसमें भी टिक कर दे रहा है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से? तो फ्राइडे के मुख से। ध्यान में रहे कि फ्राइडे किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, ये डे का नाम नहीं है, दिन का नाम नहीं है, ये किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, चलिए आप लोग समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। आगे आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न अच्छे से मिलेंगे जो आप लोग बोलेंगे कि हाँ ऐसा प्रश्न होता है कि जो हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए पूछने लायक है। आगे भी बहुत ऐसे इंपोर्टेंट प्रश्न आपको मिलेंगे, बस आप लोग हमारे वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ा चला जाता है? किन की बात में उमड़ा चला जाता है? तो इसमें आपको बता दें कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 हम सहेलियों की बातचीत में। 2 सहेलियों की बातचीत में। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, असल बातचीत केवल 2 व्यक्ति के बीच हो सकती है। बात तो सही है, असल बातचीत 2 व्यक्ति के बीच हो सकती है। यह कथन किसकी है? यह कथन आपको बता रहा है कि किसकी है। ठीक है, ये बोला गया है किसी व्यक्ति द्वारा कि असल बातचीत केवल 2 व्यक्ति के बीच हो सकती है। 2 4 5 6 8 10 खड़े होंगे, वहां पे असल बातचीत नहीं हो सकती, इधर उधर की बातें होगी, बकवास बातें। ठीक है, लेकिन असल बातचीत आपको बता दें कि 2 आदमी के बीच भी हो सकती है। लेकिन ये मत किसके द्वारा रखा गया है? तो ये हमारे एडिसन के द्वारा। किसके द्वारा? एडिसन के द्वारा रखा गया है। ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते चलिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह कथन किसकी है? बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है कि मनुष्य उसके भेद व्यवहार, उसके संस्कार व्यवहार कैसे है। ठीक है, तो बोलने से नहीं किसी के बारे में पता चलेगा। अगर गूंगे और बंद रहिएगा तो किसी के बारे में क्या पता चलेगा? नहीं ना चलेगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि असल साक्षात्कार कब होता है? उस मनुष्य के बोलने से ही। तो किसके द्वारा कथन है ये? तो बेन जॉनसन। किनके द्वारा बोला गया है? बेन जॉनसन के द्वारा। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये प्रश्न को समझ चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न हमारा आगे है कि वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? तो ये आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। आलोचनात्मक निबंध की क्या है? पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि उसने कहा था, कहानी की कहानीकार कौन है? तो कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था, कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। उसने कहा था यानी चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा ये कहानी रचित है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं। हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 17 बोल रहा है कि बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही। बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही बिगड़ता है। यह पंक्ति जो है, यह पंक्ति किस कहानी में है? यह पंक्ति जो है किस कहानी में है? पंक्ति जो हमारा है, बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही, यह पंक्ति जो है हमारा किस कहानी में है? तो उसने कहा था। याद रहे आप लोग, उसने कहा था, उस कहानी में यह पंक्ति है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? यानी कहानी का नायक मतलब पूछे थे आप लोग हीरो। यानी उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, हीरो कौन है? तो लहना सिंह है। कौन है? कौन है? लहना सिंह है। उस कहानी का नायक कौन है? उस कहानी का नायक कौन है? तो लहना सिंह है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं। और उसने कहा था, उसके लेखक कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि इसमें पूछ रहा है बुध का कांटा। बुध का कांटा किसकी रचना है? बुध का जो कांटा है वो किसकी रचना है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है बुध का कांटा। ठीक है, आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि चंद्र शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? चंद्र शर्मा गुलेरी जो थे किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो 20वीं सदी के। कौन सी सदी के? 20वीं सदी के चंद्र शर्मा प्रमुख
लेखक थे। आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, गुलेरी जी ने कुल कितने कहानी लिखी? गुलेरी जी ने कुल कितना कहानी लिखी? तो गुलेरी जी आपको बता दें कि कुल 3 कहानियां लिखी। कितनी कहानियां? कुल 3 कहानियां लिखी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग आज जल्दी जल्दी प्रश्नों को करेंगे क्योंकि हमें अभी बहुत सारी क्लासों को करनी है, क्योंकि हमारे पास समय अब नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हमारा, जो उसने कहा था कहानी कैसी है? उसने कहा था जो कहानी है वो कैसी है? इसमें बता दें कि युद्ध की कहानी है। इसमें बता दें, आपको युद्ध की कहानी दे सकता है। ऑप्शन ध्यान रखिएगा, आपको इसमें ऑप्शन अलग अलग है। ठीक है, ऑप्शन आपको बता दें कि इसमें दे देगा युद्ध की कहानी। ठीक है, इसमें ये भी हो जाएगा ऑप्शन में, या आपको दे देगा प्रेम की कहानी। ठीक है, हमारा 2 हो गया। तीसरा दे देगा बलिदान की कहानी, या इनमें से सभी। यानी अगर ऑप्शन में लास्ट में आपको रहे इसमें से सभी, तो आपको सभी टिक करना है। ठीक है, आपको सभी टिक करना है, और इन तीनों ऑप्शन में से अगर एक दे बाकी सब नहीं दे तो आपको वही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो आपको बता दें अमृतसर का चित्रण है। आपको बता दें ऑप्शन में दिया रहेगा रूस, चाइना, ऐसे करके 2-4 को शहर का नाम दिया होगा, 2-4 को। लेकिन आपको उसमें बता दें, सॉरी रूस चाइना शहर थोड़ी, आपको बता दें कि इसमें अमृतसर का चित्रण किया गया किस कहानी में? तो उसने कहा था। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट को जो है ये किसने मार गिराया? तो लौहना सिंह ने मार गिराया था। ठीक है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? लौहना सिंह ने। जर्मन लेफ्टिनेंट साहब जो है रूप बदल के आए थे। ठीक है, लेकिन लौहना सिंह जो क्या थे, बहुत समझदार थे, बहुत होशियार थे। उन्होंने पहचान लिया कि जर्मन के लेफ्टिनेंट साहब डुप्लीकेट है, हमारे लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन आपको बता दें चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है। चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है सुखमय जीवन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि पुरानी हिंदी या कछुआ धर्म रचना है? पुरानी हिंदी या कछुआ धर्म रचना है तो चंद्र शर्मा गुलेरी। कौन सी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? भारतीय जो सिपाही थे किसके साथ संघर्ष हुआ? तो यानी जर्मनी के साथ। किसके साथ संघर्ष हुआ? जर्मनियों के साथ संघर्ष हुआ। भारतीय सिपाही में जैसे लौहना सिंह, उनके साथ बहुत सारे उनके सैनिक थे, लेकिन जर्मन के साथ उनके क्या हुआ? संघर्ष हो गया, लड़ाई हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सिख राइफल्स के जमदार लौहना सिंह का नंबर क्या था? यानी सिख राइफल्स के जमदार जो लौहना सिंह थे उनका नंबर क्या था? तो नंबर उनका 77वां था। ये प्रश्न को याद रखिएगा, बार बार प्रश्न रिपीट करता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि तेरी कुर्बाई हो गई किस कहानी से संबंधित है? कुर्बाई मतलब आपको बता दें कि मंगनी होता है, जैसे कि हम लोग देहात में छेका ओका कहते हैं, उसी के बोलते हैं कुर्बाई। यानी इसमें पूछ रहा है कि तेरी कुर्बाई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तो आपको बता दें उसने कहा था किस कहानी से उसने कहा था, उस कहानी से आपको संबंधित आपको बता दें कि लौहना सिंह जो थे वही जो बोल रहे थे तेरी कुर्बाई हो गई। दुकान पे जब उससे मुलाकात हुआ तो वहीं पे बोले कि तेरी कुर्बाई हो गई। आपको ये कहानी जब पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसमें आपको बता दें उसने कहा था कहानी से चित्रण है, किसने कहा था? तो लौहना सिंह ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि अगला प्रश्न इसमें है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो आपको बता दें कर्म प्रधान की कहानी है। कौन सी कहानी है? कर्म प्रधान की कहानी है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था। कौन सी कहानी? उसने कहा था। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते चलिएगा। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में जैसे बहुत सारे प्रश्न इसमें से देखने को मिलेगा। आपको बता दिया कि 80 से 90% प्रश्न आपको यही से रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? संपूर्ण जो क्रांति है वो किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण की रचना। किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की रचना। कौन सी रचना है? तो संपूर्ण क्रांति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें पूछा कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश नारायण जो थे मार्क्सवादी कब बने थे? तो आपको बता दें कि उनकी 1924 में बने थे मार्क्सवादी। ठीक है, 1924 में बने थे। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किस
किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो आपको बता दें अमेरिका का दलाल कहा गया है। किनको? जयप्रकाश नारायण को। आपको प्रश्न बता दें कि घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है, यानी इसमें भी ऐसे पूछ सकता है अमेरिका का दलाल किसको कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण को हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। आगे हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि ब्रेन का बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन का बॉम्बे आपको बता रहा है कि किसे कहा जाता है ब्रेन का बॉम्बे। तो आपको बता दें कि उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है ब्रेन का बॉम्बे। ब्रेन का बॉम्बे किन्हें कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि 1974 में पूछ रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको बता दें कि अब्दुल गफूर थे। अब्दुल गफूर जो थे 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई है? तो आपको बता दें कि 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से। किस नाम के नाम से? लोकनायक के नाम से याद करती है। कहाँ की जनता? तो भारत की जनता, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म आपसे पूछ रहा है कि कब हुआ था। तो आपको बता दें कि 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आपको बता दें 1974 में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का शुरुआत किया था, या संपूर्ण क्रांति भी आप बोल सकते हैं। छात्र आंदोलन या संपूर्ण क्रांति एक ही है, आप उसमें से कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बताना आपको क्या था? तो वाउल था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? वाउल था जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि किसने कहा था अभी न जाने कितने बिलो इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो इसने कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर आपको बता रहा है किसकी रचना है? तो आपको बता दें अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन को सभी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर प्राप्त हुआ? तो आपको बता दें उर्वशी पर दिनकर जी को कृति भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि अर्धनारीश्वर किसका काल्पनिक रूप है? अर्धनारीश्वर जो है किसका काल्पनिक रूप है? तो आपको बता दें कि शिव और पार्वती का काल्पनिक रूप है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गांधारी कौन थी? गांधारी जो थी वो कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी, ठीक है। दुर्योधन की माँ थी कौन? गांधारी। आपको बता दें कि गांधारी अंधी थी। कैसी थी? अंधी नहीं थी, बस उनके पिता अंधे थे। उन्होंने अपने माथे पर क्या किया था? पट्टी बांध लिया था, क्योंकि कि हमारे पति जब अंधे हैं तो हम भी अंधे होके अपने जीवन को यापन करेंगे। यानी उनकी पत्नी गांधारी जी थी वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध चुकी थी, ठीक है। चलिए आगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नारी और नौर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो अर्धनारीश्वर। किस पाठ की है? अर्धनारीश्वर पाठ की है, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये भी प्रश्न को अच्छे से समझ गए हैं। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर जो है किस विद्या से संबंध है? तो आपको बता दें एकांकी विद्या से संबंधित है। हमारे अर्धनारीश्वर क्या है? तो एकांकी है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है? तो आपको बता दें कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह द्वारा लिखी हुई युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई थी, ठीक है। कौन? तो कुरुक्षेत्र लिखी गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है? रामधारी सिंह दिनकर जो है किस युग की कहानी का
कवि है, तो आपको बता दें छायावादी। कौन सी युग के? छायावादी युग के रामधारी सिंह दिनकर कवि है, छायावादी युग के। आई होप कि आप सब ये सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये प्रश्न सभी हमारे अच्छे लगे हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ की व्यवस्था भी यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे नंबर आपको शो कर रहे होंगे, 2 नंबर शो कर रहे हैं, आप इसमें से किसी नंबर पे आप अगर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा कि सर हमें इसका पीडीएफ चाहिए, तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप के द्वारा ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप एक बार मैसेज कीजिए, आपको वहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। उसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक। एक और बात कि आपको अगर वीडियो ये अच्छी लगी है तो आप इसे प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने एग्जाम 2024 को अच्छे से तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम 2024 में अच्छे नंबर लाकर अपने खुद का, अपने विद्यालय का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। और लास्ट में आपसे बता दूं कि